Hello friends and welcome to my channel Literary Gram. Today we are going to discuss the dicing sequel of महाभारत. इंग्लिश लिटरेचर में सेमेस्टर 1 में ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस का पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें से हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है इसमें से. सबसे पहले हम इसकी छोटी सी समरी जान लेते हैं, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे आंसर में हमें हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले एक जगह होती है खांडव प्रस्थ नाम की. खांडव प्रस्थ कौरवों ने पांडवास को दिया था. हम लोग महाभारत से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो हमें पांडव कौरव का डिफरेंस पता है. कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे. पांडव के भाइयों का नाम था युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुन, नकुल, सहदेव. और जो हमें कौरवों के भाइयों में से देखना है वो मेनली हमें 2 देखने हैं, दुर्योधन एंड दुशासन. इसके बाद हम आगे जानते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. खांडव प्रस्थ एक जगह का नाम है जहाँ पर जो कि कौरवों ने पांडवास को दिया था. जिसके बाद खांडव प्रस्थ जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, टूटा फूटा महल था. पर विद द हेल्प ऑफ मायासुर पांडवास ने उस महल को काफ़ी ज़्यादा सुंदर, भव्य और काफ़ी ज़्यादा मैजिकल बना दिया था. आपको बता दूं कि जैसे कि मायासुर की हेल्प लेकर ये महल बनाया गया था, तो वैसे ही जो महल था ये, उसके अंदर बहुत सारी मायावी जादुई शक्तियाँ थीं, आप कह सकते हैं. बहुत मैजिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे आने वाले लोगों को मिलता था. तो एक बार की बात है, जब ये सब महल बना तो उन लोगों ने ऑब्वियसली सबको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, सबको दिखाने के लिए बुलाया. कौरवास जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही चिढ़ गए थे पांडव के इस महल को देखकर कि उनके पास इतना भव्य महल कैसे हो सकता है, इतना जादुई महल कैसे हो सकता है. जिसके बाद जो है दुर्योधन जो था उनके महल को एक बारी देखने के लिए विज़िट करता है, जहाँ पर दुर्योधन देखता है कि एक स्विमिंग पूल है, पर उस स्विमिंग पूल को देखने में ऐसा लगता है कि वो चलने की जगह है. तो दुर्योधन जो है वो वहाँ पे अपना पैर रखता है, और जैसे ही वो अपना पैर रखता है तो वो पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ के आसपास खड़े लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं. और जो द्रौपदी है वो भी बहुत हंसने लग जाती है और दुर्योधन को कुछ ऐसा कहती है जो उसे नहीं कहना चाहिए. द्रौपदी दुर्योधन को कहती है कि ये अंधे का बेटा है, इसलिए इसे भी नहीं दिखा, ऐसा कुछ कहती है, जिससे दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और अब वो बदले की आग में जलता है. जिसके बाद अब दुर्योधन जो है वो अपना बदला सीख कर रहा है पांडवास से. तो अब दुर्योधन जो है वो अपने भाइयों के पास जाता है, जहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि हम एक डाइसिंग गेम रखेंगे. डाइसिंग गेम क्या है? डाइसिंग इज़ सिंपल, लाइक जो हम डाइस से गेम खेलते हैं. तो अब डाइस से गेम खेलेंगे. तो दुर्योधन जो है वो अपने मामा शकुनी को इनवाइट करता है इस गेम के लिए. और जो शकुनी है वो काफ़ी ज़्यादा चीटर इस गेम में माना गया है, क्योंकि उसके पास एक ऐसे जादुई डाइस है जो कि उसके पिताजी की हड्डियों से बनाए गए हैं. और वो जो डाइस हैं उसके, वो कभी भी नहीं टूटेंगे, और वो डाइस शकुनी की बात मानेंगे. तो ये जो छोटा सा बात है शकुनी के बारे में, इससे हमें पता लग गया कि अब शकुनी को कोई नहीं हरा सकता. तो वहीं जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इस जुए के या डाइसिंग के खेल में माना जाता है. तो युधिष्ठिर को भी हराना मुश्किल है, बट शकुनी के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो युधिष्ठिर को हराता है. और जो एक प्लस पॉइंट है शकुनी का, वो ये है कि शकुनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों में दूसरों को लपेट लेता है, मतलब अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों को कर देता है. इसीलिए शकुनी युधिष्ठिर को बार बार डाइसिंग की गेम खेलने पे मजबूर करता है, इवन उसके 10 बार हारने के बावजूद भी. युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है. युधिष्ठिर अपना अपना जितना भी उसका वेल्थ होता है वो सब हार जाता है. उसके बाद वो अपने भाइयों की चीज़ें हार जाता है, अपनी प्रॉपर्टी हार जाता है. और एट द एंड जब उसकी सेकंड लास्ट गेम होती है, तब वो अपनी वाइफ को जो है जुए में लगा देता है, मतलब द्रौपदी को जो है वो जुए में लगा देता है. और क्या होता है, शकुनी जीत जाता है और
जो युधिष्ठिर है वो द्रौपदी को भी हार जाता है। जिसके बाद मेन गेम स्टार्ट होती है। लाइक जो दुर्योधन है वो द्रौपदी को बुला के अपने भाई को दुशासन को कहता है कि द्रौपदी को उनके महल से लेकर आओ, क्योंकि हमने देखा था कि दुर्योधन पर कैसे द्रौपदी हंसी थी, तो उसका बदला दुर्योधन कहीं ना कहीं निकालना चाहता है द्रौपदी से। तो वो दुशासन को कहता है कि द्रौपदी को उसके महल से लेकर आओ, अगर वो आने से मना करे तो उसके बाल खींच कर लेकर आओ। जिसके बाद बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर फिर जैसे ही द्रौपदी महल में आती है दुर्योधन के, तो वो देखती है, दुर्योधन उसे कहता है कि आकर मेरी थाइस पर बैठो। जिसके बाद बात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिसके बाद चीरहरण जैसी जो हम थीम है इसमें देखेंगे। फिर जिसके बाद श्री कृष्ण को द्रौपदी याद करती है और वो कपड़ा ख़त्म नहीं होता है। ये सब हमें देखने को मिलेगा डाइसिंग सीक्वल के एंड ऑफ द स्टोरी में। पर वहीं एक जो इंसिडेंट है जो पेपर के एग्ज़ाम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, वो ये है कि जो शकुनी है वो काफ़ी बार युधिष्ठिर को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करता है और गेम खेलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो लास्ट गेम युधिष्ठिर मना कर देता है खेलने के लिए। पर जो शकुनी है वो अपनी पावर से ये कहता है कि अब तुम सब कुछ तो हार चुके हो, और अगर तुम हमारा नौकर या स्लेव नहीं बनना चाहते तो तुम ये आखिरी गेम भी खेल लो, इसके बाद हम तुम्हें स्लेव नहीं बनाएंगे और हम तुम्हें वनवास पर भेज देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं तुम 12 साल का वन, और ऑब्वियसली युधिष्ठिर इस टाइम भी अपना गेम हार जाता है और शकुनी जीत जाता है। जिसके बाद हाँ, आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा कि कैसे जो शकुनी है वो युधिष्ठिर को वनवास पर भेज देते हैं, जिसमें 12 साल का वनवास पांडव्स को करना पड़ेगा और 1 साल का एग्ज़ाइल भी उन्हें करना पड़ेगा। एग्ज़ाइल इज़ लाइक कि अगर कौरव उन्हें उस 1 साल में पहचान लेते हैं, उन्हें अपना भेष बदल के रहना है। अगर कौरव में से कोई भी उन्हें, कौरव 100 भाई हैं और वो 5 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें पहचाना जा सकता है इजीली। अगर वो उन लोग को पहचान लेते हैं तो उनको फिर से 12 साल का अपना जो वनवास का पीरियड है वो दोबारा पूरा करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी होती है। जिसके बाद युधिष्ठिर और अपने पांचों भाई अपनी वाइफ को लेकर वनवास पर चला जाता है। यहाँ पर वो अपनी माँ को लेकर नहीं जाता है, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। इसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें ये जो 3 आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इसके अंदर मेजर थीम्स हैं, वुमेनहुड की आपको थीम, जस्टिस की थीम और गैम्बलिंग की थीम, 3 थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद जो ऑथर सिंबलाइज़ करना चाहता है, अपना जो भी मैसेज देना चाहता है, इस डाइसिंग सीक्वल क्यों है आपके सिलेबस में, ये सब आपको लिखना है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जर्नी ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पूरा जर्नी इसके अंदर, इस थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली आपको पूरा समरी डिफाइन करना है अपने टेक्स्ट का, जिसमें आपको मेनली युधिष्ठिर के बारे में लिखना है या दुर्योधन के बारे में भी आप लिख सकते हो, ये सब आपको लिखना है। अब इस टॉक में मैंने आगे थीम्स ऐड करी हैं, जो कि गैम्बलिंग और फेट की सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। गैम्बलिंग की थीम हमें अक्सर पेपर में एग्ज़ाम में देखने को मिलती है ये। और एक आपको ये सारी, वैसे तो सारी ही थीम्स इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली आपको गैम्बलिंग और द्रौपदी वाली फेमिनिज्म की थीम वाली ये दोनों थीम्स आपको देखनी है। फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल, war and its consequences, justice and revenge, and divine intervention like how Krishna helps द्रौपदी, ये सब आपको देख के जाना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी।